अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल को मंगोलों ने काबू कर लिया था और एक मंगोल कमांडर अपनी तलवार हवा में बुलंद कर रहा था। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल के सिपाही बाकी मंगोलों से लड़ने में मसरूफ़ थे। सबको ख़त्म करने के बाद वो अर्तुगरुल की तलाश में भागने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले का ढोल बजता है। सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कुछ देर के बाद अलबिलगे और उसके वालिद का काफिला कबीले में दाखिल हो जाता है। उस्मान अलबिलगे को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। इसी दौरान ड्रैगोस का एक जासूस भी कबीले में मौजूद था। उस्मान भागकर खाइमा खातून के पास जाता है और पुरजोशी से बताता है कि अलबिलगे खातून आई हैं दादी। खाइमा खातून भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। अलबिलगे और उसके वालिद घोड़े से उतरकर आगे आ जाते हैं। कबीले के लोग अलबिलगे को खुशामदीद कहते हैं। फिर वो करीब आते हैं तो खाइमा खातून भी उन्हें खुशामदीद कहती हैं। अलबिलगे कहती हैं, इस दफ़ा मैं अपने वालिद के साथ आई हूँ खाइमा खातून। खाइमा खातून कहती हैं, आप सब मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। अलबिलगे का वालिद कहता है, हम यहाँ मेहमान के तौर पर नहीं आए बल्कि रियासत की तरफ से टैक्स वसूल करने आए हैं। मेरा नाम उमर है और मैं उमर कबीले का सरदार हूँ। ये सुनकर सब हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही उस जगह पहुँचते हैं जहाँ अर्तुगरुल को मंगोलों ने पकड़ा हुआ था। वहाँ मंगोलों की लाशें पड़ी थीं मगर अर्तुगरुल गायब थे। मंगोल कमांडर भी तीरों का निशाना बनकर मर चुका था। बमसी कहता है, हमारे सरदार के पास तो तीर कमान नहीं थी, फिर ये सब किसने किया है? तुर्गत तीरों को गौर से देखने लगता है। दूसरी तरफ खाइमा खातून हैरानी से अलबिलगे को कहती हैं, उमर कबीले से, लेकिन तुमने तो कहा था कि मैं चौबान कबीले से हूँ। इतने में गुंदोस कहता है, आप अभी तक नहीं समझी दादी, इसके वालिद उमर साहिब ने इसे हमारे यहाँ हमारी मालूमात इकट्ठी करने भेजा था। दूसरी तरफ तुर्गत कहता है, मैं नहीं जानता कि ये तीर किसके हैं, लेकिन हम अपने सरदार को तलाश किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान कुछ नकाब पोश लोग अर्तुगरुल को लकड़ी की कश्ती पर कहीं ले जा रहे थे। चलते चलते वो किनारे पर पहुंच जाते हैं और फिर अर्तुगरुल को उठाकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल को दरमियान में रख दिया जाता है। आसपास बहुत से तख्ते लगे हुए थे जिन पर तुर्क कबीलों के झंडों के निशानात बने हुए थे। दूसरी तरफ काई कबीले में उमर बे कहता है, अब हम आपके खेमे में बैठकर हिसाब लगाएंगे कि आपका कितना टैक्स बनता है। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है तो खाइमा खातून उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, सरदार के खेमे में सिर्फ वही दाखिल हो सकता है जो उनकी इज्जत करता है। झूठों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हकीम आर्तू कहता है, टैक्स के मामले की जिम्मेदारी अर्तुगरुल साहिब की है। उनकी गैर मौजूदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे सरदार कई सालों से ये जिम्मेदारी कामयाबी से निभा रहे हैं। फिर खाइमा खातून कहती हैं, हमने यही कहना था, अब आप जा सकते हैं। आप हमारी तरफ से खबर का इंतज़ार करें, फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करके वापस कुनिया चले जाना। ये सुनकर उमर बे कहता है, मैं यहाँ अपना कबीला आबाद करने आया हूँ और इन सरजमीनों को अपना घर बनाने आया हूँ। दूसरी तरफ अर्तुगरुल होश में आते हैं तो आसपास कई आदमियों को खड़े देखते हैं। फिर वो उठकर बैठ जाते हैं और पूछते हैं, कौन हैं आप? एक आदमी कहता है, रास्ता कहाँ जाता है? ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहते हैं, सुर्ख सेब की तरफ। ये खुफिया अल्फाज थे। अर्तुगरुल समझ जाते हैं कि ये लोग उनके साथी हैं। फिर अर्तुगरुल खड़े हो जाते हैं। आदमी कहता है, इस दफ़ा हम आपको मेहमान के तौर पर नहीं लाए बल्कि अपने साथ शामिल करने के लिए लाए हैं अर्तुगरुल साहिब। अब से 9वें नंबर पर आपकी जगह है। सब सरदार अर्तुगरुल को खुशामदीद कहते हैं। फिर वो सब अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर बे कहता है, खाइमा खातून, आपसे ये इलाका हमारा भी घर होगा। खाइमा खातून कहती हैं, फिक्र न करें, अर्तुगरुल साहिब आपको आपका कबीला आबाद करने के लिए कोई जगह दिखा देंगे, लेकिन फिर भी आपको उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उमर बे गुस्से में कहता है, अर्तुगरुल कौन होता है? मैं यहाँ रियासत की तरफ से आया हूँ खातून, क्या आपको समझ नहीं आ रही? ये सुनकर गोंदोस उसकी गर्दन पर खंजर रखकर कहता है, अपनी हद में रहो बूढ़े आदमी, वरना तुम और तुम्हारी धोखेबाज बेटी अपने कदमों पर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। उस्मान कहता है, रुक जाओ भाई। इसी दौरान ड्रैगोस अपने एक खुफिया ठिकाने पर मौजूद था और उसके पास वही 3 सूद वाले ताजर खड़े थे। ड्रैगोस कहता है, बहुत अच्छे, तुमने अर्तुगरुल के बेटे गुंदोस को शामिल करके बहुत अच्छा काम किया है। ताजर कहता है, गुंदोस के इस काम ने अर्तुगरुल की साख्त को नुकसान पहुंचाया है। ड्रैगोस कहता है, असल खेल अब शुरू हुआ है। अब गुंदोस के लापरवाही वाले काम उसके बाप को
मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। अब तुम लोग निकाया और कुस्तुनतुनिया जाओ और वहां पर हर किसी को बताओ कि अर्तुगरुल ताजरों पर कितना जुल्म करता है और यहाँ तिजारत करना कितना मुश्किल काम है। ये सुनकर वो तीनों बाहर निकल जाते हैं। इतने में एक और आदमी अंदर दाखिल हो जाता है। ड्रैगोस कहता है, आओ काराबेला, क्या वो आदमी कबीले में गया है? काराबेला कहता है, हाँ गया है हुजूर, और वो जासूस थियोक्लस का काम तमाम कर देगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल एक नहर के किनारे पर मौजूद थे। एक तुर्क सरदार कहता है, अब आपकी मौजूदगी हमें मजीद मजबूत करेगी अर्तुगरुल साहिब। अर्तुगरुल कहते हैं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम से नवाजा। इतने में तुर्क सरदार इशारा करता है तो एक सिपाही 3 तीरों वाली कमान उठाकर ले आता है। तुर्क सरदार वो कमान अर्तुगरुल को देते हुए कहता है, ये सोने और चांदी की बनी हुई है, आप और आपकी नस्लें इसके काबिल हैं। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। अब से ये अलामत आपकी है अर्तुगरुल साहिब। अर्तुगरुल वो अलामत लेकर उसे चूमते हैं और फिर कहते हैं, हमें अल्लाह के इंसाफ को पूरी दुनिया में फैलाने की जिम्मेदारी मिली है। हमारा हदफ सिर्फ आगे और आगे बढ़ना है जब तक कि हम सुर्ख सेब तक नहीं पहुंच जाते। इसके बाद वो सरदार कहता है, माजी में सुल्तान अलाउद्दीन ने एक निज़ाम बनाया था ताकि मंगोलों को रियासत में घुसने से रोका जा सके। उस निज़ाम की सारी मालूमात को कुछ कागजात पर लिखकर एक संदूक में रखा गया था और उस संदूक को महल में एक खुफिया जगह पर छुपाया गया था। बदकिस्मती से मंगोलों को उस खुफिया जगह का पता चल गया है और उन्होंने उसके मुहाफिजों को कत्ल कर दिया है। ये सुनकर सब सरदार कहते हैं, ये धोखेबाजी और बर्बादी है, हमें उसे रोकना होगा। अर्तुगरुल भी किसी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ कंदोज ने उमर की गर्दन पर खंजर रखा हुआ था। अलबिलगे कहती है, कंदोज अल्प, छोड़ दो मेरे बाबा को। कंदोज कहता है, तुम एक लफ्ज़ भी मत बोलो खातून, वक्त आने पर मैं तुमसे इन जोटू का हिसाब लूँगा। उमर बे कहता है, लगता है तुम्हारे वालिद ने तुम्हें अपनी रियासत की वफादारी नहीं सिखाई। तुमने एक सरदार की गर्दन पर खंजर रखा हुआ है जो बस अपनी रियासत की जिम्मेदारी निभा रहा है। कंदोज कहता है, तुम रियासत की वफादारी के बारे में जानते ही क्या हो बूढ़े, तुम सिर्फ मंगोलों के तलबों को चाट सकते हो। अलबिलगे सख्त गुस्से में कहती है, कंदोज। फिर कंदोज कहता है, अर्तुगरुल साहिब के वापस आने से पहले मैं आपको इस कबीले या किसी भी और कबीले से टैक्स इकट्ठा करने की इजाज़त नहीं दूंगा। खाइमा खातून कंदोज को रोकने की कोशिश करती हैं तो कंदोज कहता है, अभी तक आपको समझ नहीं आ रही दादी, ये हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। इतने में उमर की तबीयत कुछ ख़राब होने लगती है। खाइमा खातून और हकीम आर्तुक गुस्से से कंदोज को कहते हैं, अपना खंजर हटा लो। आखिरकार वो खंजर हटा लेता है। उमर बे का सांस फूला हुआ था। इसके बाद वो कहता है, मैं इस लड़के से गर्दन पर खंजर रखने का हिसाब लूँगा। दूसरी तरफ तुर्क सरदार कहता है, महल के जासूस ने हमें खबर दी है कि मंगोलों का एक कमांडर जिसका नाम काराबोला है वो महल में खुफिया कागजात लेने आएगा। अर्तुगरुल कहते हैं, कल मैं कुनिया के महल में टैक्स के मसले पर बात करने जाऊंगा। मैं वो संदूक लेकर निकल आऊंगा इससे पहले कि मंगोलों का हाथ उस तक पहुंचे। अब से मेरी ज़िंदगी अहम नहीं बल्कि वो संदूक अहम है। आप मुझे बताएं कि महल में आपका जासूस कौन है। सरदार कहता है, वो किसी वक्त आपके सबसे बड़े दुश्मनों में से था। ये सुनकर अर्तुगरुल साहिब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हकीम आर्तुक कहता है, उमर साहिब अभी आप सराय में चले जाएं, चूँकि रियासत ने आपको एक अहम जिम्मेदारी दी है, इसलिए आपकी मदद करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं कल वहां आकर आपसे बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अपनी हद उबूर की तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। फिर हकीम आर्तुक सिपाहियों को कहता है, इनको सराय में ले जाओ। इतने में उस्मान अलबिलगे को कहता है, तो आप झूठी हैं, बहुत अफसोस हुआ। इसके बाद वो सराय की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही अर्तुगरुल को तलाश करने में मसरूफ थे। पामसी कुछ निशानात देकर कहता है, भाई वो इस तरफ गए हैं। तुर्गत कहता है, ये रास्ता तो अंधी वादी की तरफ जाता है। इसके बाद वो सब उस तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान काई कबीले में वो जख्मी आदमी एक खेमे में मौजूद था। तभी उसकी बेटी कहती है, पानी खत्म हो गया है बाबा। आदमी कहता है, तुम्हारी बहन कुएं से पानी भरने गई है, जाओ उसकी मदद करो और जल्दी वापस आओ। ये सुनकर वो बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद ड्रैगोस का एक आदमी अंदर दाखिल हो जाता है और उसे कहता है, मैं शहर का एक ताजर हूँ, मेरा नाम त्यो है, मैं कबीलों के लिए सामान लाता हूँ। पादरी साहिब ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप उनके पास जा सकते हैं। जख्मी आदमी कहता है,
کیا تم نہیں جانتے کہ میں ارطغرل صاحب کی حفاظت میں ہوں؟ اتنے میں اس کی طبیعت کچھ خراب ہو جاتی ہے اور وہ دوا مانگنے لگتا ہے۔ تیو اسے دوا اٹھا کر پلاتا ہے۔ اس کے بعد موقع ملنے پر تیو اس کی دوا میں کچھ ملا دیتا ہے اور اسے دوبارہ واپس اپنی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف مرکزی خیمے میں قندوز کہہ رہا تھا، آرتک صاحب، مانا کہ میں نے حد عبور کی، لیکن آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آرتک کہتا ہے، مسئلہ یہ نہیں کہ کون ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ اتنے میں عثمان اندر داخل ہو کر قندوز کو کہتا ہے، بھائی، ابا کی غیر موجودگی میں ان کی ساکھ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قندوز غصے میں کہتا ہے، عثمان، مجھے کب کیا کرنا ہے اس میں مجھے تمہاری نصیحت نہیں چاہیے۔ عثمان کہتا ہے، ہمارے بابا نے سوگت میں نظام لانے کے لیے 10 سال تک اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، ہم آپ کے غصے کی وجہ سے یہ سب برباد نہیں کر سکتے بھائی۔ قندوز غصے میں کہتا ہے، عثمان۔ اتنے میں حکیم آرتک کہتا ہے، عثمان صحیح کہہ رہا ہے، ہم صرف اپنے ذمہ دار نہیں بلکہ ان زمینوں پر رہنے والے تمام قبائل کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر نظام تباہ ہوا تو وہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف البلگے اور اس کا والد سرائے میں پہنچ چکے تھے۔ البلگے کہتی ہے، آپ آرام کریں بابا۔ عمر کہتا ہے، میرا مرض واپس آ گیا ہے لیکن یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، میں انہیں ان کی ہاتھ میں لاؤں گا۔ البلگے کہتی ہے، آپ آرام کریں بابا، ہم ریاست کی دی ہوئی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کریں گے، اگر ضرورت پڑی تو انہیں گھٹنوں کے بل لے آئیں گے، لیکن آپ آرام کریں اور یہ پانی پئیں۔ عمر وہ پانی پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے، میری بیٹی البلگے، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، ریاست کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کو مکمل طور پر نافذ ہونا چاہیے، ہمیں سلطان کے سامنے رسوا نہ کرنا، اور اتاش بے، تم البلگے خاتون کی پوری طرح سے مدد کرو گے۔ اتاش کہتا ہے، جیسا آپ کا حکم سردار۔ دوسری طرف ارطغرل کے سپاہی جنگل میں ایک طرف رکے ہوئے تھے اور انہیں کوئی نشان نہیں مل رہا تھا۔ اسی دوران ارطغرل ایک گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں روانہ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سوگت بازار کے سرائے محل میں دراگوس صفائی کرنے میں مصروف تھا۔ البلگے اور اس کے سپاہی بھی وہیں موجود تھے۔ اتاج سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، عمر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چند ہی روز میں پہلے جیسے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب ہمارے فریضے کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ عمر صاحب نے ٹھیک ہونے تک یہ فریضہ البلگے خاتون کو سونپ دیا ہے۔ پھر البلگے کہتی ہے، اگرچہ کائی والوں نے اپنی حد عبور کی ہے لیکن ہم ہر قیمت پر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، اس میں کسی کو ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اب سے نہ آرتک صاحب اور نہ ہی ارطغرل صاحب کے بیٹے قندوز پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ سرائے محل اور زمینیں ارطغرل صاحب کی ہیں، اس وجہ سے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا، یا تو آرتک صاحب کل آ کر ہماری ذمہ داری کو آسان کریں گے یا پھر ہم یہ کام زبردستی کریں گے۔ دراگوس بھی یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پھر البلگے کہتی ہے، بہت جلد ہم تمام قریبی قبیلوں کا دورہ کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم بازار کے ہر ایک تاجر کا حساب لگائیں گے کہ اسے کتنا ٹیکس ادا کرنا چاہیے۔ ہم ٹیکس اکٹھا کر کے کنیاں بھجوائیں گے جیسا کہ ہماری ریاست کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم خون بہانے سے بھی باز نہیں آئیں گے۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔